तो मेरा नाम है पुष्पराज और आज मैं आपको अपनी कहानी बताने आया हूँ। हाँ, मेरी कहानी आपने देखी तो होगी, लेकिन आज मैं आपको सुनाने आया हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब मैं अपना पहला धंधा करने गया था। घर पे बोले तो मेरी माँ रहती थी, लेकिन हम लोग एक किराए के घर पे रहते थे, क्योंकि बचपन में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन साहब, मेरा पहला जो धंधा था वो एक लकड़ी काटने का धंधा था। मैं फैक्ट्री में तो गया और वहाँ लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटने के बाद जब मैं बाहर चाय और वड़ा खाने के लिए बैठा तो बोले तो साहब, मेरी बचपन से एक आदत थी कि मैं अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख के बैठता था। बचपन से ना दिमाग में वो इज्जत का कीड़ा बैठ गया था साहब। इज्जत बचपन से ही चाहिए थी, तो मेरे को काम करना, अगर मैं यहाँ पे आया है तो मैं काम ही करेगा ना। इज्जत के लिए अलग से थोड़ी ना कोई मेरे को पैसा दे रहा है। तो मैं अपना वड़ा और चाय खा रहा था। फिर वहाँ पे उस फैक्ट्री का मालिक आता है, वो कार से उतरता है, मेरे आगे से जाता है, लेकिन फिर भी मैं वैसा ही बैठा रहा। फिर उस बाद में फैक्ट्री का मुनीम आता है और मेरे से बोलता है कि साहेब आए, तू खड़ा नहीं हुआ। मैंने बोला उससे कि मेरे को पैसा मिल रहा है काम करने का, इज्जत के पैसे थोड़ी ना दे रहे हो तुम। लेकिन उसके बाद उसने बोला कि ऐसा नहीं है, इज्जत तो देना पड़ेगा ना। फिर मैंने भी वहाँ पर वो काम छोड़ दिया और बोल दिया कि अपने साहब से बोल दे कि मार्केट से इज्जत खरीद ले। मैं घर आया, मैं सोया मस्त, लेकिन बोला था मैंने कि किराए का घर था। मकान मालिक मेरी माँ को बहुत परेशान कर रहा था। मेरे को कैसे भी उस मकान मालिक के मुंह पे पैसे फेंकना था ना। मैंने बोले तो अपनी एक भैंस बेच दी। उसकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। वो मेरी माँ को सबके सामने बेइज्जत किया था पैसे के लिए। जब मेरे पास पैसे आए तो मैं उस मकान मालिक के पास फटाक से गया और उसके मुंह पे पैसे दे के मारा। लेकिन मैंने उससे बोला कि पैसे का तो हिसाब हो गया है, इज्जत के हिसाब का क्या। फिर मैंने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे घर घर लेकर के गया। जितने लोग भी खड़े थे उस वक्त, जिस वक्त उस मेरी माँ की बेइज्जती कर रहा था, उन लोगों के मैं घर पे लेकर गया उसे और बुलवाया कि मैंने उसके पैसे दे दिए हैं। क्योंकि मेरे को नहीं पसंद आता कि कोई मेरी बेइज्जती करे, मेरी माँ की बेइज्जती करे। क्योंकि क्या है ना भाई, बचपन से इज्जत थी नहीं और इज्जत से मैं समझौता नहीं करता। खैर, मेरे को एक धंधा ढूंढना था। लेकिन जब मैं उस फैक्ट्री में लकड़ी काट रहा था और वो वड़ा और चाय खा रहा था और जब मालिक आया और मैं उसके सामने खड़ा नहीं हुआ तो उसके पीछे एक और कोई आदमी था, उसका नौकर शायद। वो नौकर पता नहीं मुझे देख के इतना ज्यादा खुश हो गया या उसे मेरे अंदर क्या दिखा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो मेरा पीछा करने लगा, मेरे पीछे पीछे आने लगा। शायद मेरे इज्जत वाली चीज को देख के उसे खुशी मिली होगी या उसे लगा होगा कि मैं कुछ कर सकता है। और मेरे को पता था कि मैं कुछ कर सकता है क्योंकि भगवान ने दिमाग दे रखा है। तो मैं शाम को धंधा ढूंढने गया बाहर, वो भी मेरे पीछे पीछे आया। मैं बाहर बैठा था, एक चाय पी रहा था। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग एक ट्रक पे बैठ करके कहीं जा रहे हैं। वो 100 रुपए वाला धंधा था और बहुत कम लोग एक दूसरी जगह बैठ करके जा रहे थे। वो 1000 का धंधा था। मैंने उससे पूछा ये 1000 का धंधा क्या है, तो उसने बताया कि 1000 का धंधा जो है वो रिस्की धंधा है, अगर पुलिस पकड़ लेगी तो छोड़ेगी नहीं। मैंने भी ठान लिया कि करेंगे तो साला रिस्की धंधा करेंगे, पैसा कमाना है, क्योंकि पैसे की तो बचपन से तंगी थी, तो रिस्क लेके पैसा कमाते हैं। बोले तो साहब मैं भी चल पड़ा और वो भी मेरे पीछे पीछे आ गया। चलते चलते मेरे को ये पता चला कि ये धंधा तो चंदन का धंधा है। असल में चंदन का धंधा क्या है ना कि हमारे एरिया में चंदन बहुत गहरे जंगलों में मिलती है और ये एक ऐसी चंदन है कि ये पूरी की पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती, इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। लेकिन ये चंदन को काटना एक बहुत ही स्मगलिंग का काम है, बहुत ही गैर कानूनी है, इसलिए पुलिस हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती है। और हम जब जा रहे थे उस चंदन की लकड़ी को काटने के लिए तो अंदर से मेरे को भी डर लगा हुआ था, क्योंकि मेरा भी पहली बार था। लेकिन बोले तो डरने का नक्की रे, मेरे को डर कुछ था नहीं, क्योंकि बचपन से इज्जत खो चुके थे, पैसा नहीं था तो खोने को कुछ बचा नहीं था। अगर उस माफिक पुलिस आकर के मेरे को पकड़ भी लेती ना और जेल में भी डाल देती, मेरे को कोई फिक्र नहीं थी चाहे। लेकिन अब मेहनत करके इतने जंगल के अंदर आ गए थे तो माल तो लेकर के जाना ही था मेरे को। अपन ने पूरा चंदन की लकड़ी को काटा और फिर हमको पता चला कि पुलिस आ रही है। सारे भागने लगे। ये देख के मुझे बहुत गुस्सा आया कि इतनी मेहनत से हम यहाँ पर आए और सारा माल ऐसे कटा हुआ छोड़ के भाग जाए यहाँ से, ये क्या मतलब हुआ। मैंने सबको रोका। मैंने बोला कि अगर हम यहाँ पर लकड़ी काटने आए हैं तो लेकर ही जाएंगे, इतनी मेहनत से आए हैं तो, बाकी मैं देखता है। पुलिस आई, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उन सारी लकड़ियों को ऊपर छुपा दिया। देखो ना साहब, अगर मैं चाहता तो इतने सारे लोग थे वहाँ पे, करीबन 60-70 मजदूर थे बोले तो, और पुलिस 5-10, तो मैं चाहता तो पुलिस भी कुछ ना कर पाती, उनके सामने से माल लेकर के जाता। लेकिन बोले तो साहब मेरे को वर्दी की थोड़ी सी इज्जत है,
तो इसीलिए मैंने उस माल को ऊपर छिपा दिया, पेड़ के ऊपर। पुलिस आई, वो माल देख नहीं पाई, लेकिन उसका पुलिस ऑफिसर वो बहुत तेज था साहब। खैर वो उस समय तो माल नहीं देख पाया, और मैं भी उस समय काफी चढ़ा हुआ इंसान था, अंदर से ही बहुत आग बबूला कि पहली बार धंधा करने आया और ये टांग लड़ाने आ गए बीच में। मैं भी अपने कुल्हाड़ी पे धार दे रहा था। वो तो पुलिस पूछा मेरे को, कुल्हाड़ी पे धार क्यों दे रहा है? मैंने भी बोल दिया कि धार मैं इसलिए दे रहा हूँ जिससे बकरे को सही से काट पाऊँ। फिर एक वफादार ने बोला कि जबान संभाल के बोलो। उस पुलिस को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर चंदन की स्मगलिंग कर रहे हैं, लेकिन बोले तो उसके पास कोई सबूत नहीं था ना। लेकिन उसी वक्त उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मैंने उससे तुरंत बोला कि साहब आप बंदूक की एक गोली चलाओगे और हम इधर 60 लोग मिलके एक बार कुल्हाड़ी चलाएंगे, फिर देखते हैं कौन बचता है। खैर हमारी पावर तो उसमें ज्यादा थी, तो वो पुलिस वाले डरे और उस हवलदार को लेकर के गए वहां से। लेकिन मेरे को भनक लग गई थी साहब, ये वापस मुड़ के आएंगे। मैं भी थोड़ा सा इस चीज को छोड़ दिया था। वहां पर जब सारे माल इकट्ठा हो गए तो उसके बाद सब पैसा बंटवारा हो रहा था, और ये लड़का जो मेरे साथ था, वो मालिक का जो भी नौकर, वो मेरे से एक डिमांड करता है कि उसे 4 लाख रुपए चाहिए। मैंने बोला क्यों? वो मेरे से बोलता है कि उसको कर्जा चुकाने का है और उसे मेरे पे विश्वास है कि मैं कर लेगा। हालांकि मेरे को भी मेरे पे विश्वास है कि मैं कर लेगा, लेकिन इसको मेरे पे विश्वास है। तो मैंने भी बोल दिया ठीक है हो जाएगा, कोई नक्को ना रहे, दिक्कत ना है। लेकिन तब तक पुलिस आ गई। और साहब एक ही वसूल है कि जो भी धंधा करने का ना, सच्चाई से करने का, ईमानदारी से करने का। मेरा फर्ज बनता तो मैं उस समय, मेरा काम क्या, मेरे को पैसा मिल गया था, मैं वहां से निकल सकता था। लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा था। मैंने उसी समय उस ट्रक को बचाया, अकेले उस ट्रक को पुलिस से बचा करके निकला और सामने जाकर के उस ट्रक को छिपा दिया और अपने आप को अरेस्ट करवा लिया। मेरे को मालूम था पुलिस मेरे को जेल में ले जाकर के मारेगी, पीटेगी, लेकिन मुझे उससे कुछ खासा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मेरे को पैसा कमाने का था और इज्जत कमाने का था। बचपन से ही ये 2 चीज मिल नहीं रही थी, तो मेरे को कोई खासा फर्क था नहीं कि पुलिस अरेस्ट करे, मारे, पीटे, जो भी करे, नहीं फर्क था। पुलिस ले जाती है, मारती है, पीटती है और मैं हंसता हूँ क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं किसी के लिए काम करता हूँ, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी की औकात नहीं रहे कि आप उनको काम पे लगा सके। अपन बस अपने लिए काम करते हैं। खैर मेरे को पीटते रहे, मैं उस पीटते वक्त थोड़ा सा मजा भी ले लिया उस पुलिस वाले की। वो और गुस्से के मारने लगा, हालांकि बहुत ज्यादा मारे वो लोग। लेकिन एक हवलदार आया, उसने कुछ ऐसा बोला ना साहब कि उसके लिए आपको मेरे बचपन में चलना पड़ेगा साहब। बचपन में क्या था ना कि मेरी जो माँ थी वो मेरे को जब एक बार स्कूल ले गई थी ना साहब एडमिशन कराने के लिए, तो मैंने अपने बाप का नाम जब लिखवाया तो वहाँ पर मेरे बाप के पहली औरत के बच्चे आए और मेरी माँ की मास्टर के सामने बेइज्जती किए और मेरे नाम क्या कि मेरी बाप के नाम को हटवा दिए। तब से बोले ना साहब मेरा एक कंधा ऐसा हो गया। जब मेरे को कोई मेरे बाप पे मजाक उड़ाता है ना और मेरे को नाजायज बोलता है और मेरी माँ का मजाक उड़ाता है, मेरे को दुख होता है साहब, बहुत दुख होता है। मुझे पता नहीं मैं उस समय क्या बोलूं, मेरे को नहीं समझ में आता है साहब कि मेरी माँ जो थी वो समाज के विरुद्ध जा करके मेरे बाप से शादी की थी। मेरा बाप की पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले मेरे बाप मेरी माँ को स्वीकार करते, उन्होंने नहीं स्वीकार किया। उन्होंने मेरे माँ से बोला कि तेरे को प्यार चाहिए या तेरे को समाज में इज्जत। मेरी माँ ने प्यार सुना, लेकिन मेरी माँ को नहीं पता था कि समाज की इज्जत उन्हें कितना नीलाम कर देगी साहब। और मेरे बाप के वो पहले बच्चे दोनों आके मेरा नाम कटा के गए उस दिन। और वही चीज जब यहाँ पर वो हवलदार आया मेरे सामने, इन लोगों ने मेरे को मारा पीटा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा साहब। लेकिन वो हवलदार आके जब मेरे से बोला कि तेरे बाप का नाम क्या है, पुष्पाराज के आगे क्या, कहाँ है तेरा बाप, तो बिना बाप का है साहब। ये ऐसी जगह थी ना साहब, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। वो लोग मेरे को खाना खिलाने के लिए बाहर ले गए। फिर मेरे को पता चला कि ये जो सारा माल था वो कोंडा रेड्डी का था। कोंडा रेड्डी बोले तो एक बहुत बड़ा गुंडा जिसके 3 भाई थे। कोंडा रेड्डी एक बीच वाला था, मेरे को नाम नहीं याद उसका, तीसरा वाला छोटा वाला जॉली रेड्डी बताएगा उसके बारे में मैं आगे। तो बचपन में तो कोंडा रेड्डी जो था बहुत बड़ा गुंडा था, इतना बड़ा गुंडा था कि किसी पर्सनल गैंग फाइट में इसने अपने ही हाथ को बम मार के उड़वा लिया। उसका दूसरा भाई काफी चालाक भाई था, दूसरा वाला धंधा वंदा वही संभालता था। लेकिन तीसरा भाई जॉली रेड्डी एक नंबर का अय्यास। गाँव में किसी की भी शादी होती थी ना तो उसकी पत्नी सबसे पहले एक रात के लिए इसके साथ सोती थी, फिर उसकी शादी होती थी। इस तरह का घिनौना इंसान था ये। खैर ये सब उस वक्त मेरे पास आते हैं जब मैं बाहर खाना खा रहा था, और जॉली रेड्डी उसका बीच वाला भाई आता है, बोलता है मेरे को क्या चाहिए। मैंने सीधा बोल दिया कि मैंने आपका माल छुपाया है, पुलिस के नाते इतना मार खाया है, मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए। जॉली रेड्डी बहुत उछल रहा था उस समय मेरे सामने, लेकिन मैंने बोल दिया कि मेरे को 4 लाख रुपया दो, फिर मैं आपको माल बताता है ना साहब। फिर मैंने ये भी बोला मेरे को आजादी दिलाओ,
मतलब हथकड़ी खोलो। खैर वो अलग तरीका था हथकड़ी खुलवाने का। उन्होंने मेरे को हथकड़ी खुलवाई और मैं ले गया, उन्हें माल बताया। खैर वो जो जॉली रेड्डी था उसने अपनी गाड़ी में बिठा के मेरे को ले गया उस जगह जहाँ पर मैंने माल को छुपाया था। और मैंने क्या किया था ना साहब, पूरी ट्रक को मैंने कुएं में पलट दिया। बोले तो वही एक सोल्यूशन था साहब उस समय, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ तक नहीं पाई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मैं उस जगह माल छुपा सकता है। मैंने उन लोगों को माल दिखाया, लेकिन जब मैंने माल दिखाया और मेरे को पैसा मिला, जॉली रेड्डी तो साहब, मैं जब गाड़ी में वापस बैठने के लिए गया, जॉली रेड्डी ने मेरे मुंह पे पैसे फेंक के मारे और बोले कि जा ऑटो में बैठ के चला जा। मेरे को पसंद नहीं आया साहब। मैंने तुरंत अपने उससे बोला, जो भी उसका नाम था मेरे को याद नहीं, बोला कि मेरे को अभी गाड़ी चाहिए। गाड़ी में आए तो गाड़ी में ही जाएंगे, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। तुरंत वहाँ लाल कलर की गाड़ी खरीदते हैं हम, और गाड़ी खरीदने के बाद सबसे पहले मैं माँ के पास जाता हूँ गाड़ी लेकर, ताकि माँ मेरे को पहचान नहीं पाती। माँ को खुश करते हैं। उस गाड़ी लेके सबसे पहले उस हरामी के पास जाते हैं जो मेरे को नाजायज बोलता है। हाँ, मेरे बाप की पहली पत्नी का वो लड़का, उसके सामने उस गाड़ी को खूब दिखाते हैं, फिर आते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन मैं उसी गाड़ी को लेकर के जाता हूँ कोंडा रेड्डी के घर, एक अच्छे धंधे की तलाश में बोले तो। अब जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि कई सारे लोग खड़े हुए हैं और वहाँ कोंडा रेड्डी आता है और आते ही मारने लग जाता है। वो काफी बोले तो खतरनाक था वो। लेकिन बात यहाँ से फंसी हुई थी कि जो माल था इन लोगों का, लाल चंदन का माल, ये लोग जंगल से चुरा तो पा रहे थे, लेकिन ये लोग जंगल से बाहर उस माल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। पुलिस पकड़ ले रही थी इनकी माल को, कहीं ना कहीं स्टॉपेज पे इनके माल रुक जा रहे थे। ये चीज मेरे को पहले ही पता थी, इसीलिए मैं पहले से ही सोच के आया था इस चीज़ को कि मेरे को कैसे इस चीज़ का उपाय निकालना है। क्योंकि एक रात पहले मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि ये लाल चंदन की लकड़ी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कहाँ कहाँ जाती है, किस लिए जाती है। और ये लाल चंदन की लकड़ी होती है ना साहब, ये पूरी दुनिया में जापान में जाती है। और जापान में जो अमीर लोग की शादी होती है साहब, जो पति होता है वो पत्नी को उपहार के तौर में इस चंदन की लकड़ी के बने हुए उपहार देता है। इसीलिए इस चंदन की लकड़ी की इतनी ज्यादा कीमत है। तो कोंडा रेड्डी के पास जब मैं गया तो वहाँ पर कोंडा रेड्डी बाकी को तो मार रहा था क्योंकि बाकी उसके माल ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, पुलिस पकड़ ले रही थी। तो मैंने कोंडा रेड्डी से बोला कि पूरी माल को मैं ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, क्योंकि मेरे पास आइडिया था ट्रांसपोर्ट करने का। कोंडा रेड्डी ने मेरे से बोला कि अगर मैं माल ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाया तो उस मेरे को मार देगा। मेरे को अपने पे पूरा विश्वास था कि मैं माल ट्रांसपोर्ट कर लेगा, इसलिए मैंने हाँ में हाँ कर दिया। लेकिन मेरे को चाहिए थी इज्जत, तो मैंने कोंडा रेड्डी से बोला कि मेरे को आपका 4% भागीदार बनना है। कोंडा रेड्डी का बीच वाला भाई बोला कि माल 1 टन का 25 लाख में ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है मतलब, और ये मेरे को 5 लाख देने को तैयार था। मैंने बोला नहीं, मेरे को 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, मेरे को 4% चाहिए, मतलब 4%। और 4% देखा जाए तो होता है 1 लाख। हालांकि कोंडा रेड्डी मेरे को उस समय बेवकूफ समझा कि मैं 5 लाख छोड़ के क्यों 1 लाख के पीछे भाग रहा है, 4% के पीछे भाग रहा है। लेकिन बोले तो साहब मेरे को पार्टनर बनना था, मेरे को उसका एम्प्लॉय नहीं बनना था। अब 4% लेने से क्या हुआ ना कि अब हम बराबर बराबर के पार्टनर बन गए, जिससे कि बाद में अगर कोई बात हो तो मैं उसे बोल सकूं कि मैं तेरा पार्टनर है। उसके बाद मैंने उसका साहब माल जो ट्रांसपोर्ट किया ना दिमाग से, मैंने क्या किया, मैंने एक दूध का टैंकर लिया, नीचे वाले टैंकर को खुलवा दिया, चंदन की लकड़ियां लोड करवा दी, उसे बंद कर दिया, ऊपर दूध भरवा दिया। मैं खुद टैंकर को लेकर गया और मेरे को वही पुलिस वाला मिला था जिसने मेरे को मारा था। हालांकि बहुत चालाक पुलिस वाला था। मैंने उसको लड्डू दिया और टैंकर लेके चला गया। यह धंधा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक दिन जब मैं टैंकर को लेकर के गांव में गया तो मेरे को एक लड़की देखने को मिली। आय हाय हाय हाय, क्या लड़की थी वो, श्रीवल्ली नाम था उसका। पहली बार जब मैंने उसको देखा ना साहेब, बोले तो दिल उसी वक्त उस पे आ गया। लंगोटे से हमेशा पूछता रहता था कि मेरे को देखी क्या वो, मेरे को देखी क्या वो, और वो हमेशा मेरे को बोलता था कि वो मेरे को नहीं देखी। मैं उससे बोलता था साहेब, जरा आप ही सोचो कि अगर वो मेरे को ये बोल देता कि हाँ देखी, तो मेरे को 2 पल की खुशी मिल जाती ना साहब कि हाँ श्रीवल्ली ने मेरे को देखा। लेकिन ये साला हमेशा मेरे को बोल देता था कि नहीं देखा, नहीं देखा। मैंने उसको बोला कि तेरे को मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या, तो अगर मेरे को एक बार बोल दे उसने मेरे को देखा तो मेरे को खुशी मिल जाती ना। इसने 1-2 बार ये ट्राई भी करने की कोशिश की, इसने मेरे को बोला कि उसने देखा, और मैंने इससे पूछा तू झूठ बोल रहा है ना, ये बोल दिया हाँ झूठ बोल रहा है। अरे पागल, थोड़ी सी खुशी मेरे को मिली है, तू बोलना सच बोल रहा है, मैं झूठ बोल रहा है, कोई बात नहीं, बोलना सच बोल रहा है मैं कि थोड़ी सी मेरे को खुशी मिले। ये तुरंत उगल दिया वहां पे, इसको मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती साहब। लेकिन कोई बात नहीं साहब, ये कम हरामी नहीं था ये। इसने क्या किया कि एक बार श्रीवल्ली गई थी पैसा देके सिनेमा देखने। इसने श्रीवल्ली को पैसा देके बोला
कि तेरे को कल पुष्पा भाऊ को देखने का है, बस इसका पैसा ले ले, कल उनसे नजर मिला के देख लेने का। और तब तक मैं आशा वासा सब छोड़ दिया था साहब कि मेरे को वो श्रीवल्ली देखने भी वाली है, क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर लिया था। दूसरे दिन वो मेरे को आके क्या बोलता है कि मैंने भगवान को पैसा चढ़ाया, आज आपको श्रीवल्ली देखेगी। मेरे को भगवान पे कुछ खासा विश्वास नहीं था साहब, लेकिन जब श्रीवल्ली सामने से आए और उसने मेरे को देखा, मेरे को विश्वास हो गया भगवान पे। और मैंने बोला कि अब श्रीवल्ली मेरे को देख, मैं जाके बात करेगा। आप बोले तो साहब सही बात है ना, किसी लड़की ने सामने से देखा तो जाकर के बात करने का उससे। तो मैं गया उसके पास बात करने के लिए, और इसने बताया कि इसने पैसा दिया था। मैं कहा साले तूने लड़की खरीद लिया एक तरीके से। बोले तो हम ये सब गलत काम करते नहीं है, ये सब गलत तरीके से लड़की को दिखाना, लड़की मेरे से प्यार नहीं कर रही है और तू मेरे को गलत तरीके से उसको पैसा दे करके मुझे देखने को बोल रहा है। तो बोले तो साहब मेरा मन बहला ही दिया था ऐसे। तो मैंने भी बोला कि एक काम कर, 1000 रुपए में अगर ये मेरे को देख सकती है, इसको 5000 रुपए दे दे। बोले मेरे को चुम्मी करे। हाँ साहिब जानता है ये गलत बात है, लेकिन मुझे गलत बनाया किसने? इसने बनाया ना, उसको नहीं देना चाहिए इतना पैसा। इसलिए मैंने बोला कि बोल मेरे को चुम्मी दे। हालांकि वो मान भी गई। अब देखिए साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, अब वो मान गई। दूसरे दिन मैं एक कार में बैठा, वो आई मेरे को चुम्मी देने। मैंने कहा मेरे को चलिए चुम्मी दे और निकल यहाँ से। उसने मेरे से बोला मैं चुम्मी बस पहली बार अपनी पति को देना चाहती है और किसी को नहीं। मैंने बोला चुपचाप देना, ये सब सपना तो सपना ही रहेगा। वो भो भो करके रोने लगी साहब। बाकी उसकी जितनी दोस्त आई थी मेरे को इंजाम लगाने लगी, मैंने क्या क्या कर दिया उसके साथ। खैर साहब जो भी हुआ हुआ, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ वो जो ट्रक था ना साहब, दूध भर के नीचे हम लोग चंदन वाला जो काम कर रहे थे भाई, वो पकड़ा गया साहब। साले हवलदार ने पकड़ लिया। किसने उसको बताया साले को? मेरे को नहीं पता, अभी तक नहीं पता मेरे को किसने उसे बताया, लेकिन जिसने भी बताया होगा ना साहब, उसको पता चल गया कि ऊपर दूध था और नीचे चंदन की लकड़ी। और साहब जो उस ट्रक में 2 लोग थे, एक तो श्रीवल्ली के पापा थे और एक कोई और था। पुलिस ने उन सबको मारा नहीं, उस साले पुलिस ने उन दोनों को अपना खबरी बना लिया। बोला कि अब जितनी भी चीजें होंगी वो सारी चीजों का खबर देना होगा उन्हें। और ये दोनों खबरी भी बन गए साहब। जो माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो सारी खबर इनको मिलने लगी। और उस वक्त फिर एंट्री होती है साहब मंगल सीनू की। मंगल सीनू उस समय की बहुत बड़ी पहचान था। मंगल सीनू वो पूरे के पूरे सिंडिकेट को चलाता था। जो चंदन की लकड़ी हम लोग काट के मंगल सीनू को ही भेजते थे, और मंगल सीनू फिर उस माल को चेन्नई शिप पोर्ट पे भेजता था सारी चीजें। और मंगल सीनू इतना कमीना था कि अगर कोई उसके खिलाफ जाता था तो मंगल सीनू उसे मार देता था। तो खबर ये पता चली थी कि जो मंगल सीनू है वो अपना अड्डा बदल रहा था। मतलब अपने सारे लाल चंदन की लकड़ियां जितनी भी वो थी, वो चेन्नई ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसे स्टोर करता था, क्योंकि उसका एक बंदा उसे धोखा दे दिया था और वो बंदा धोखा देकर के भाग गया था। और वो बंदा पुलिस को जाकर के सारी चीजें बता ना दे, इसीलिए मंगल सीनू को अपना चंदन की लकड़ियों के स्टोर करने की जो जगह थी उसको चेंज करना था। इसीलिए मंगल सीनू हमारे गोडाउन पे आता है, मतलब कोंडा रेड्डी के पास, और बोलता है सारे के सारे माल को यहाँ पर छोड़ करके जाएगा। मंगल सीनू की एक पत्नी और उसका एक साला था। कतई कमीने सबके सब हरामजादे। मैं जब वहां पहुंचता है, मेरे को मंगल सीनू से कुछ खास डर नहीं लगा साहब, और मैं समझ गया कि अकड़ू इंसान है, इसको अकड़ के ही जवाब देंगे तो ही मेरे पे ट्रस्ट दिखा पाएगा। तो मंगल सीनू को जब मैं थोड़ा अकड़ दिखाया तो वो मेरे को समझ गया कि ये हल्का बंदा तो नहीं है। लेकिन मेरे को किसी डर नहीं लगता साहब, मैंने पहले ही बताया कि अपन के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, अपन यहाँ पैसा कमाने आए हैं। उसके बाद सारा का सारा वो लकड़ी उस गोडाउन में तो उतर गई, लेकिन मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई कि मुझे उस लकड़ी को देखना है कि पुलिस उस पे आके छापा ना मार सके। और वो दोनों मतलब श्रीवल्ली का बाप और वो एक दूसरा बंदा, वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिए कि यहाँ पर मंगल सीनू ने सारी की सारी लकड़ियां यहाँ पर रखी हुई हैं, और पुलिस उधर से आने लगी। और दूसरी तरफ जॉली रेड्डी साला ये अलग ही अय्यासी में बिजी था, रात भर अय्यासी किया साले ने। और जब मेरे को पता चला कि पुलिस का छापा पड़ने वाला है, मैं जल्दी से पहुंचा उस जगह। वो पूरा माल जॉली रेड्डी को रात को उस गोडाउन से ट्रांसपोर्ट करने का था, लेकिन जॉली रेड्डी ने उस माल को ट्रांसपोर्ट नहीं किया। वो माल उसी गोडाउन में पड़ा रहा और पुलिस आ रही थी। मैं वहां जैसे पहुंचा, मैं देख के शौक हो गया, बिल्कुल दंग रह गया कि जॉली रेड्डी ने अभी तक माल भेजा नहीं। मेरे को पता था पुलिस आती ही होगी। मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता है। जॉली रेड्डी ने उस गोडाउन पे ताला मार दिया था, मैंने ताला तोड़ दिया। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि साहब सारी जिम्मेदारियां तो मेरे ऊपर ही है ना। मैं वफादार रहना चाहता है साहब, धंधा करेगा तो वफादारी से करेगा। खैर जॉली रेड्डी आया, मेरे को पीछे से मारा, पागल था वो। खैर छोड़िए उसकी बात। मैंने सोचा और मुझे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपने उस टिंगू से बोला, से पैसा था मैं, और बोला जा करके डैम बंद करवा। उसको पैसा दिया और पैसा देके भेजा। और मैंने क्या किया, सारी की सारी चंदन की लकड़ियों को पानी में बहा दिया। लेकिन मैंने उसे पैसा दिया था कि डैम बंद करवा दे, उसने डैम बंद करवा दिया। सारी की सारी चंदन की लकड़ियां उस डैम पे जाकर के इकट्ठा हो गई। तो ऐसे मैंने लकड़ी को बचा लिया। पुलिस आई, पुलिस को कुछ नहीं मिला। इस बार तो मैंने कॉलर वाली शर्ट भी नहीं पहनी थी, पुलिस कॉलर भी नहीं पकड़ पाई। लेकिन मैंने पुलिस से बोला कि पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा, और माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा। पुष्पा और माल को एक साथ कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन उस समय उस पुलिस ऑफिसर ने मेरे से कुछ बोला। उसने कहा कि यह धंधा तू कब तक करेगा।
तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है कि एक दिन बहुत फंसेगा। मैंने भी उससे बोल दिया कि साहब यहाँ पर धंधा ही करने नहीं आते हैं साहब, मेरी मजबूरी है इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा है, आपकी भी कोई मजबूरी होगी। लेकिन बात ये है कि जीता तो मैं ही यहाँ पे। खैर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक बात थी साहब, जब मैं उस लकड़ी को फेंक रहा था ना दी में, ये साले जॉली रेड्डी और उसका भाई कोंडा रेड्डी जॉली रेड्डी को बुला लिया कि पुलिस के मामले में अगर फंसे तो मैं ही फंसूं। मेरे को सब पता था साहब। खैर मैंने उनका माल को बचा लिया। माल बचाने के बाद शाम को पार्टी वार्टी हुई, और जब शाम को पार्टी वार्टी हुई तो मेरे को पता क्या चला साहब, ये जो मंगल सीनू है ना, वो अपने 25 लाख के माल को हमसे खरीदता है और उसे 1 करोड़ में बेचता है। मतलब सीधा 75 लाख का फायदा। मैं सीधा कोंडा रेड्डी से जाकर के बात बोला, माल ये 1 करोड़ का खरीद रहा है और हमको 25 लाख रुपए दे रहा है केवल। मैंने कोंडा रेड्डी से बोला कि आप बात करिए, लेकिन कोंडा रेड्डी ने सीधा मना किया, बोला कि तुम बात करोगी तो आधा आधा पैसा तुम रख लेना, आधा पैसा मैं रख लूंगा। मेरे दिमाग में उस समय कुछ आया, मैंने बोला कि नहीं आप भी बात करिए, मेरे को बात नहीं करने का है। और फिर उधर दूसरी तरफ साहब, इधर इस साले ने श्रीवल्ली के बाप से बात कर ली मेरे रिश्ते के बारे में श्रीवल्ली से। और इस साले ने क्या बोला, मेरे बाप का नाम बोल के इसने बोला कि मेरा बाप बहुत बड़े घराने से है। तो क्या ना है साहब कि मेरा बाप जो था वो एक बहुत बड़े घराने से था। बहुत बड़े घराने मतलब उनकी जाति बहुत ऊंची थी। उनका नाम सुन करके जो श्रीवल्ली का बाप था वो तो रिश्ते के लिए राजी हो गया, क्योंकि मैं उस वक्त पैसा भी अच्छा कमाने लग गया था साहब, इज्जत भी बनाने लग गया था, अच्छा इज्जत थी मेरी। हालांकि मेरे को ये बात जब पता चली, मेरे को बस इतना ही पता चला कि श्रीवल्ली के बाप ने रिश्ता मंजूर कर लिया है, तो मैं अपनी माँ को लेकर के श्रीवल्ली के घर गया साहब। हालांकि मैं श्रीवल्ली से प्यार करता था तो इसीलिए मेरे को उससे शादी करने का था। मेरी माँ हालांकि उनके घर में जाने से डर रही थी, लेकिन मैं घर में लेकर गया, रिश्ते की बात करने गया। लेकिन साहब उस समय वो हरामी आया, और वो हरामी आकर के, हाँ वही मेरे बाप का पहला बेटा, मेरी बेइज्जती करने लगा साहब सबके सामने। मुझे बोला कि मैं नाजायज है और बहुत कुछ बोला। रिश्ता उसी समय टूट गया साहब, क्योंकि मुझे को पता था कि समाज में लोग साहब इज्जत ही देखते हैं कि इज्जत किसकी कितनी है। लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आया साहब, मैं गुस्से से बैठा था। लेकिन जब उसने मेरे को बोला माँ के बारे में कि तेरी माँ को मालूम है कि तेरा असली बाप कौन है, मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता था साहब। लेकिन ये बात सुनने के बाद मेरा खून खौल उठा और मैं उस साले को वही मारा। मारने के बाद मैं अपनी माँ को लेकर के घर पे निकल गया साहब। मेरे को पता था ये रिश्ता होने नहीं वाला, क्योंकि जब भी मेरे बाप का नाम कोई लेता है ना साहब, मेरे को वही बचपन की चीजें याद आती हैं। वही बचपन की चीजें, जब मेरा बाप मरा था, मेरी माँ मेरे को लेकर के बाप के पास गई थी उसके अंतिम संस्कार में। साला ये हरामी अंतिम संस्कार में आने तक नहीं दिया था मेरी माँ को। उधर मेरे बाप की लाश जल रही थी और इधर दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर बैठ करके मेरी माँ मेरा मुंडन कर रही थी। मेरे बाप का मेरे को लाश नसीब नहीं हुई साहब देखने को। मैं अपने बाप को छू नहीं पाया मरते वक्त। साला इतना कमीना था कि जिस घर में मेरी माँ रहती थी उस घर से सारा सामान निकाल के फेंकवा दिया इसने। इसीलिए मैं सीधा खड़ा हुआ साहब और मैं इस साले को मारा। लेकिन उस मार के चक्कर में मेरी माँ घायल हो गई। मैं अस्पताल लेकर के गया उन्हें, और मेरी माँ ने मेरे को उस वक्त बोला कि उनकी ही सारी गलती है। उन्होंने मेरे से बताया कि मेरा बाप जब मेरी माँ से बोला था कि तेरे को प्यार चाहिए कि इज्जत, मेरी माँ ने प्यार चुना था और आज उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। वो जो समय बहुत गुस्सा आया साहब, उसी समय ठान लिया था कि अब मेरे को यहाँ धंधा नहीं करना है साहब, मेरे को यहाँ राज करना है। मैं अब एक चवन्नी नहीं छोड़ेगा साहब, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। मैं यहाँ पर पैसा कमाने नहीं आया है साहब, मैं यहाँ पे इज्जत बनाने आया है, मैं यहाँ पे राज करने आया है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। पता है साहब, बचपन में मेरे पास एक लॉकेट था जिसमें मेरे बाप की फोटो थी। सालों ने उन लॉकेट तक को छीन के लेके चले गए। मेरी माँ को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है साहब, अब बहुत हो गया था साहब, बहुत हो गया था। अब दूसरे दिन मैंने सोच लिया अब सीधा जाऊंगा मैं मंगल सीनू के पास। हाँ, उसी के पास जो 25 लाख का माल लेके 1 करोड़ में बेचता है। मैं पहुंचा मंगल सीनू के पास। वहां पर मैंने क्या देखा कि एक इंसान को मंगल सीनू पकड़ के कूट रहा है, मार रहा है उसको। मेरे सामने उसका गला काट के मार दिया। और पता है वो इंसान क्या करने के लिए पहुंचा था वहाँ? वो भी वही चीज करने के लिए पहुंचा था तो मैं करने के लिए गया था, दाम बढ़वाने के लिए। मेरे को बिल्कुल डर नहीं था साहब, क्योंकि ये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते थे। मैं चाहता उधर ही एक को फाड़ के रख देता वहीं पे। इसलिए मैंने सीधे बोला कि जो माल तुम 1 करोड़ में बेचते हो मेरे को चाहिए पैसा, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं डायरेक्ट डील करेगा मुर्गन से। तो साहब इन सभी माल को मुर्गन नाम का एक बंदा था वो खरीदता था। तो मैंने बोल दिया कि सीधा मैं मुर्गन को डील करेगा, और ये बोल के मैंने बोला कि सोच लो और बाहर आके मेरे को बता देना कि क्या डिसीजन है। मैं बाहर गया साहब, लेकिन उसका जो साला था ना उसने बोला कि मार देना चाहिए था। फिर मैं घूम के आया वापस। मैंने कहा रहने तो बहुत डील हो गई। मैंने उसके सामने सीधा मुर्गन को फोन मिलाया और बोला कि मैं सामने सामने से डील करेगा। अब मेरे को नहीं माल बेचने का है मंगल सीनू को। मंगल सीनू के बंदे हमले के तोड़ दिया सालों को पकड़ के, वहीं पे अच्छे से कूटा और मेरे को
पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझ रहे थे। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, समझे गया। उसके बाद मैं वहां से निकल गया साहब। निकलने के बाद मैंने सीधा मुर्गन से डील की। मैं गहरे जंगल में गया और चंदन की शुद्ध लकड़ियों को काट करके मैं मुर्गन के पास गया चेन्नई में। वहां से मैंने मुर्गन से 2 करोड़ की डील की। लेकिन जब मैं मुर्गन के पास माल बेचने को गया था ना, तो मैंने सबसे पहले कोंडा रेड्डी के पास फोन किया। मैंने बोला कि मैं मंगल सिन्नू को छोड़ के मुर्गन को माल बेचने के लिए गया है। मैं पहले तो कोंडा रेड्डी भड़क गया मेरे ऊपर, लेकिन मैंने जब उसको बोला कि ये 1 टन का 2.5 करोड़ दे रहा है, सुन के उसकी भी फट गई। पैसे के सामने हर इंसान झुक जाता है साहब। कि मैंने उससे बोला ठीक है मैं माल तो बेच देता है साहब, लेकिन 50-50% चाहिए, क्योंकि आपने बोला था ना 50-50 आधा, तो मेरा तो 50-50 तय था। मैंने मुर्गन को काफी माल बेचा और फिर मैं यहाँ पर आया। दूसरी तरफ जॉली रेड्डी को ये बात पता चल गई, श्रीवल्ली का बाप और वो पुलिस के खबरी है। जॉली रेड्डी उन्हें पीटने लग गया। मेरे को ये बात पता चली कि ये दोनों खबरी होकर के हमारी खबर दे रहे हैं। मेरे को भी गुस्सा आया उस चीज पे, लेकिन जॉली रेड्डी ने एक काम गलत किया साहब कि उसने श्रीवल्ली के बाप से श्रीवल्ली को मांगा और बोला कि श्रीवल्ली से डायरेक्ट मैसेज भिजवाया और श्रीवल्ली से बोला कि अगर श्रीवल्ली को उसका बाप चाहिए तो 1 रात के लिए वो जॉली रेड्डी के पास आए। बहुत चमड़ी इंसान था जॉली रेड्डी, बहुत चमड़ी इंसान। मेरा खून तो उसी समय खौला हुआ था जॉली रेड्डी पे जब उसने गोडाउन से माल नहीं हटवाया था। और जब मैं गोडाउन में गया था उस समय साहब ताला तोड़ करके, तो मैंने वहां पर एक लाचार लड़की को जिसके साथ इस जॉली रेड्डी ने दुष्कर्म किया था, मुझे उसी समय बहुत गुस्सा आया था साहब कि जॉली रेड्डी को मार डालो, दरिंदा है ये। लेकिन मैं नहीं उस समय कर सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब श्रीवल्ली के सामने ये दिक्कत आई तो श्रीवल्ली मेरे पास आई। मैंने श्रीवल्ली से सीधा बोल दिया कि मैं नहीं करने वाला तेरी हेल्प, कोई मदद नहीं करने वाला, जा करके अपने बाप को बचा ले। लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर पता था कि जॉली रेड्डी के पास जाएगी तो जॉली रेड्डी इसके साथ गलत काम करेगा। ऐसे मैं श्रीवल्ली को नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन मैं श्रीवल्ली के साथ थोड़ा सा गेम खेल रहा था उस वक्त। तो श्रीवल्ली ने मेरे को बताया कि मेरे को पहले दिन से प्यार करती है, और उसने मेरे को ये भी बताया कि जिस वक्त वो वैन में बोली कि मैं अपना पहला चुम्मा अपने पति को देना चाहती हूँ, तो मेरे से यही बोलना चाह रही थी कि मैं उसका पति बनूं। लेकिन मैं साला हरामी समझ ही नहीं पाया इस बात को। फिर मैंने उससे बोला कि जा, मैं नहीं करने वाला कोई हेल्प। फिर वो रोने लगती। फिर मैंने बोला तू चिंता मत कर, मेरे होते हुए तेरे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। धंधा अलग चीज है, लेकिन मैं जिसको को प्यार करता है ना, तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो मैं श्रीवल्ली को लेकर के जाता और जॉली रेड्डी को खूब मारता है, उसकी हड्डियां तोड़ देता है। वो ऐसा काम ही करता है साला, पकड़ के उसकी जिस तरीके से हड्डी तोड़ता है ना, बोलने लायक नहीं रहता। लेकिन मैं उसको बोलता है कि अगर मर्द का बच्चा होगा ना तो ये बात अपने भाई कोंडा रेड्डी को जाकर के नहीं बताएगा कि मैंने तेरी पिटाई की है। मर्द का बच्चा होगा तो खुद से उठेगा और सामने आकर के फिर लड़ाई करेगा। और मेरे को ये बात पता थी साहब कि अगर ये बात जाकर के कोंडा रेड्डी से बताएगा तो हमारे धंधे के बीच में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मैं नहीं चाहता था कि ये बात जाकर के कोंडा रेड्डी को बताए। मेरे भी उस समय बहुत बोले तो घमंड आ गया था साहब। एक तरीके से पैसा भी कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था, थोड़ा सा मेरे अंदर घमंड आ गया था साहब, मैं ये बात मानता है। फिर क्या होता है ना कि मैं श्रीवल्ली को तो बचा लेता है, इसकी हड्डी वड्डी तोड़ देता है। मेरे को यही डर लगा रहता है कि कहीं ये बात कोंडा रेड्डी को ना पता चल जाए कि मैंने उसकी बेटे की कुटाई की है। फिर क्या होता है ना साहब कि जिस चीज का डर था वही होता है। मैं और मेरा दोस्त एक रूम में बैठे हुए होते हैं और हम लोग पैसे गिन रहे होते हैं, और वो मेरे से बोलता है कि अगर कोंडा को पता चल गया कि मैंने उसको मारा है जॉली रेड्डी को। मैंने बोला कैसे पता चलेगा बे, जब तक ये बात बोला तब तक कोंडा उधर से आ गया। मेरे को बोला कि कल जो हम लोगों ने मुर्गन को माल बेचा है उसका पैसा लेने के लिए चलना है। मैंने बोला ठीक है। हवाला का नोट उन्होंने दिया था, मतलब आधा नोट होता है, नोट दे करके पैसा लेना होता है। तो वो बोल करके कोंडा चला गया। मेरे से इसने बोला कि यार भाई वो लोग सुन तो नहीं लिए। मैंने बोला क्या सुनेंगे बे, इतना दूर से सुना होता तो कुछ बोला होता, सीधी सी बात है। दूसरे दिन मैं कोंडा के साथ गया पैसे लेने के लिए, गाड़ी में बैठ के। लेकिन फिर मेरे को पता चला कि कोंडा को उस दिन सुनाई दे गया था, क्योंकि वो जो मेरा दोस्त था जिस दिन मैं कोंडा के साथ जा रहा था वो घर में ही था, पैसे गिन रहा था और एक गाना गा रहा था। तभी काम वाली बाई भी गाना वही सेम गुनगुनाने लगी। फिर उसकी काम वाली बाई ने बताया कि उस दिन जब हम लोग बात कर रहे थे तो कोंडा खड़ा होकर बातों को सुन रहा था, और मेरे को उसने मैसेज किया। मुझे पता चल गया कोंडा को पता चल गया। जब तक मेरे को पता चला उसने मेरे सर पे कपड़े डाल के मेरे को बंदी बना लिया। बोला तो साहब मुझे मौत का कोई डर नहीं था, मेरे को पता था यहाँ पर मैं नाम बनाने को आया, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। वो मेरे को मार के गाड़ने वाला था, लेकिन मैंने उससे बोला कि बेटा कर ले, कोशिश इतना करने का है, लेकिन अगर मैं जिंदा बच गया ना तो कसम से माँ बहन एक कर देगा तुम लोगों की, नरक कर देगा तुम लोगों के सर पे, भूत बन के नाचेगा मैं। हालांकि बोले तो पुष्पा है तो किस्मत भी सही होगी, उधर से मंगल सीनू के उस साले ने अटैक किया उसी जगह। गैंग फाइट थी जिसमें उस साले ने सीधे कोंडा रेड्डी को बिना सोचे बंदूक से मार दिया। इन दोनों में फाइट होने लगी। मुझे मौका मिला, मैं भी बच के भागा, लेकिन मेरे सर पे वो कपड़ा था तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं भागा, जोर से भागा। लेकिन जब मेरे को पता चला कि ऐसे मैं भाग नहीं सकता, मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी, फिर मैं कैसे भी अपने इसको फूंक फूंक के उन सबसे लड़ा। और दूसरी तरफ कोंडा मर चुका था, जॉली
घर पे ही था, लेकिन उसका बीच वाला भाई बचा था और उधर उसका जो साला था वो उसके बीच वाले भाई को मारने वाला था कोंडा के। लेकिन मेरे को फिर अचानक से याद आया कि नहीं, मेरा पार्टनर है वो, और मेरे होते हुए मेरे पार्टनर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोई तीसरा आकर के हमारे बीच में कुछ भी हुआ हो ये मैटर नहीं करता साहब, बात ये है कि कोई तीसरा आकर के हम लोगों को मारने की कोशिश करे, ये तो नहीं होगा। मैं तुरंत उधर गया और मैंने बिना कुछ सोचे उसके साले को पकड़ लिया। और उस समय मंगल सिन्नू का फोन आया। मंगल सिन्नू ने मेरे को बोला कि उसके साले को छोड़ दे। मैंने उससे बोला कि 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, अगर 5 मिनट पहले फोन करता मैंने तो उसको 5 मिनट पहले मार दिया, लेकिन मैंने मारा नहीं था। क्योंकि याद करिए साहेब, जब मैं पहली बार मंगल सिन्नू के पास गया था दाम बढ़वाने के लिए, तो इस साले ने भी, वो जो बंदा था जो पैसा बढ़वाने के लिए आया था, उसको भी उसी तरीके से मारा था। नेता का फोन आया था मंगल सिन्नू के पास कि उस बंदे को छोड़ दो। मंगल सिन्नू ने उस बंदे को मारा नहीं था, लेकिन मंगल सिन्नू ने फोन पे बोला कि 5 मिनट पहले आप फोन अगर करते तब वो जिंदा बचता। अब तो मैंने उसको मार दिया और फोन काट के उसके बाद साले ने मारा। मैंने सेम चीज किया। मैंने भी बोला मंगल सिन्नू से कि 5 मिनट पहले फोन करते तो आपका साला बच जाता। उसका साला तुरंत चिल्लाया, मैंने तुरंत गोली से मार दिया। मंगल सिन्नू को पता चल गया तो क्या हुआ, मेरे को मारने के लिए भेजेंगे साले। खैर मैंने अपने पार्टनर को बचाया वहां से। फिर उसके बाद दूसरे दिन कोंडा रेड्डी मर गया था, तो उसका अंतिम संस्कार होने वाला था, लेकिन उसके साले की लाश हमारे ही पास थी। वहाँ पर बड़े बड़े नेता है। मंगल सिन्नू को उस नेता ने बुलाया था। मैंने उसको देखा, मंगल सिन्नू को, बहुत गुस्से में था। उसके बाद वो नेता आया, उसने सीधा बोला कि मैं मंगल सिन्नू के अगेंस्ट क्यों गया। मैंने सीधा बोल दिया ये मंगल सिन्नू जो है ये हमारी माल को 25 लाख रुपए देता है, मैंने वही सेम माल 2.5 करोड़ का बेच के आया मैं। और अगर हमारी माल की पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा डिमांड है ना कि अगर हम इस माल को टाइम के साथ अच्छे से बेचे तो हम इसको 3 करोड़ का भी बेच सकते हैं। कहीं और जाकर के बेचे तो हम इसको 3.5 का भी बेच सकते हैं, 4 का भी बेच सकते हैं। मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था साहब कि पैसे से मैं सबको खरीद लेगा। मुझे पता चल गया था कि सब बिके हुए हैं यहाँ पर पैसे से। मुझे पता था मैं अगर इस नेता को पैसे खिलाऊंगा तो ये भी मेरी तरफ हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही बैंक के पैसे इसके सामने गिरा दिए कि मेरी तरफ हो जाए। वही हुआ साहब, नेता मेरी तरफ हो गया और सिंडिकेट का असली मालिक मुझे बना दिया गया। अब सिंडिकेट के जो सारे काम थे मैं संभालेगा। मंगल सिन्नू से मेरे से बोला उसके साले की लाश का है। मैंने बोला साले उसी पे तो बैठा है। अपने साले की लाश लेकर गया वो। उसके बाद तो साहब अमीरी ही आ गई, लाल चंदन, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। लेकिन वो बोलते हैं ना साहब कि हर टाइम तक मजा नहीं रहता। नया पुलिस आता है, भंवर सिंह शेखावत, बहुत हरामी पुलिस ऑफिसर, मतलब इतना हरामी ना कि एक बार की बात है मेरे को पता चला था साहब कि वो जब चोरों को पकड़ने के लिए जाता था तो अपनी गाड़ी में बैठता था और जब सोने के लिए टेक लेता था, अगर पीछे टेक लेने के लिए जगह नहीं होती तो वो चोर को गोली मार देता था। और मैं भी उस समय साहब कम सक्सेसफुल थोड़ी ना था, मैं भी उस समय खूब उड़ रहा था। तो भंवर सिंह शेखावत आया, मैं उसके पास गया। हालांकि मैं भी उस समय थोड़ा सा अहंकार में था, तो मैंने भी बोला कि साहब ये लीजिए लड्डू, ये लीजिए पैसा, शादी में आने का, खाने का, जाने का और हर महीना पेमेंट उठाने का, सीधी सी बात। हालांकि मेरा तरीका कहने का थोड़ा सा इज्जत वाला नहीं था और भंवर सिंह शेखावत ने मेरी फाड़ डाली। मुझे बिठाया और पैसा गिनना शुरू किया। मेरे से बोलता है कि कुछ कम है इसमें। मेरे बंदों को देता है, वो सब भी पैसा गिनते हैं और फिर वो शुरू होता है। उसने मेरे को हथकड़ी पहना दी और मेरे से बोला वही चीज सा है, तेरा कोई ब्रांड नहीं है। ब्रांड मतलब सर नेम, सीधे बोलूं तो तेरा कोई बाप नहीं है। फिर से साहब वही इज्जत वाली बात फिर से घूम के आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आया साहब, मैंने मुट्ठी बांध लिया। भंवर सिंह शेखावत ने सीधा बंदूक लगा दी यहाँ पे, कहा तेरे ब्रांड है कोई? तेरा कोई ब्रांड नहीं है। इंसान ब्रांड से इज्जत बनाता है, पैसे से नहीं। तेरे और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। तेरे पास पैसा है, मेरे पास ब्रांड है, नाम है, एक टैग है। मेरे को बहुत बुरा लगा साहब। के बाद मुझे बोलना पड़ा उससे कि पैसा ले लो साहब। मैंने उसे साहब करके बोला, लेकिन मैं जान गया था कि इस साले को तोड़ने के लिए मुझे पहले अपनी इस कमजोरी को तोड़ना पड़ेगा। ये जो कमजोरी जो लोग मुझे मेरे बाप के लिए मेरे को बदनाम करते हैं ना, उसके लिए मुझे तोड़ना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा साहब। इसलिए मैं क्या किया, मैं दिन रात इसके साथ रहने लगा। शादी तक मैं दिन रात इसी के साथ रहता था, इसकी बातों को मानता था, इसी का काम करता था कि मुझे इसकी औकात दिखानी थी साहब। बहुत बोला था उसने उस दिन ना, क्योंकि मुझे इसकी साथ साथ मुझे भी अपने आप को साबित करना था साहब कि मैं अपने बाप के बिना भी एक ब्रांड है। मेरी शादी होने वाली थी लेकिन मैं शादी वाले जगह पे था नहीं साहब। मैं इसके साथ एक जगह पार्टी कर रहा था और फिर मैंने उस वक्त बोला इससे कि साहब उस दिन आपने मेरी पत्नी के बारे में बोला था, लेकिन मेरी माँ को भी न चाह के भी आपने बहुत कुछ बोला। मेरे को अच्छा नहीं लगता साहब कि कोई मेरी माँ के बारे में कुछ बोले। मैंने उसी समय बोला कि साहब मेरा भले भी कोई सब टाइटल ना हो, मेरा भले ही कोई सरनेम ना हो, लेकिन मेरा ये जो खून है ना साहब, यही मेरा ब्रांड है। मैंने तुरंत बंदूक उठाया और मैंने बोला साहब इस बंदूक में एक गोली ज्यादा है। उसने बोला कैसे? मैंने बंदूक लिया और उसी मुट्ठी पे गोली चला दी। मैंने बोला एक गोली जो इस मुट्ठी पे उस दिन चलनी चाहिए थी वो इसमें ज्यादा है। और उसी खून से मैंने अपने शर्ट पे ब्रांडिंग की और मैं चिल्ला के बोला कि ये है मेरा ब्रांड साहब। मेरा खून ही दिखाता है कि मैं किसका बेटा है। मेरे ब्रांड के लिए मेरे नाम के पीछे किसी अक्षर की जरूरत नहीं है साहब।
मेरा खून ही मेरा ब्रांड है। और साहब बात ऐसी है ना कि कपड़े उतारिए, मैं भी वहाँ कपड़े उतारता हूँ, वो भी वहाँ कपड़े उतारता है। मैं बोलता हूँ शेखावत भूतनी के, मैंने बचपन से ना नंगे पैदा हुआ हूँ मैं, और बचपन से नंगे पला बढ़ा हूँ। अगर मैं ऐसे नंगे कहीं भी जाऊँ लोग मुझे तब भी पहचानेंगे, लेकिन तू शेखावत बिना वर्दी के ऐसे नंगे कहीं चल जाएगा तो तुझे एक कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। मैं उसकी खूब बेइज्जती करता हूँ साहब, और ये बोल के मैं वहाँ से चल देता हूँ। ये बात सही है, मेरा खून ही मेरा ब्रांड है साहब। मैं अगर नंगे भी कहीं चली जाऊँ तब भी लोग मेरे को पहचानेंगे। मैं शादी में जाता हूँ लोग मुझे पहचानते, मैं शादी में बैठ जाता हूँ, और इधर भंवर सिंह शेखावत अपने ही घर जाता है और उसके कुत्ता उसको पहचानने से इनकार कर देता है। ये होता है ब्रांड, इंसान का ब्रांड उससे पहचाना जाता है, इसके सरनेम या टाइटल से नहीं। उधर भंवर सिंह शेखावत पूरा मेरे से जल जाता है, लेकिन उसके बाद साहब मेरे और भंवर सिंह के बीच में जो होता है ना, वो तो आपको मैं अगले ही पार्ट में बताऊंगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये नया कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि यार बहुत ज़्यादा ये क्रिंज लग रहा था या अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और थोड़ा सा नए अंदाज में मैंने ट्राई किया है। तो प्लीज़ तुम लोग कमेंट्स में बताना कि किस तरीके से लग रहा था, या अच्छा लग रहा था ऐसे कि नहीं, और अगले कौन सी मूवी की स्टोरी इस तरीके से कंटिन्यू करनी चाहिए और कौन सी मूवी पे बनानी चाहिए। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।